अकोह विसर्जनीयानाम कंठ इचु ईशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंता उपु पद्मनिया नामोष्ठौ यमाना नाना नाम नासिका च ए दैतोह कंठ तालु ओ दैतोह कंठोष्ठम वाकारस्य दंतोष्ठम। घबराए नहीं कि यहाँ पे कोई प्रवचन हो रहा है। ये है जिसको लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर वर्णों के उच्चारण स्थान ही भूल जाते हैं। तो आज के बाद नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें टीचिंग विद राम सर को, और चलें आज की पहली कक्षा जहां हिंदी संस्कृत नहीं है हिंदी है, और हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कौन होते हैं, कब कैसे होते हैं, इस पर पूरी चर्चा। बस ये सूत्र याद कर लेने हैं इतने, और ये सूत्र आप याद रखोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मुझे 9th 10th क्लास से याद है, 8वीं क्लास से, और आज तक मैं नहीं भूला हूं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। अब इसमें हम और डिटेल में चलेंगे, लेकिन चले एक बार उसके पहले सबका मैं स्वागत करता हूं, और एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं, सूत्र को समझते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम का मतलब क्या होगा। आ मतलब हो गया अ या आ जो हमारा स्वर का होता है। कु मतलब का वर्ग हो गया, का वर्ग मतलब का खा गा घा अंग। तो अकुह और विसर्जनीय मतलब विसर्ग, तो विसर्ग हो गया इसमें आपका। तो आ का वर्ग विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, कंठ है, और डिटेल में बताऊंगा मैं। इचु यशा नाम तालु कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ई और छोटी ई बड़ी ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, उसके बाद चु मतलब चा वर्ग और तालव्य स। अच्छा इसमें एक और छूटा हुआ था, इसमें एक दंत्य स भी था, दंत्य स, और इसमें है तालव्य स जिसको हम तालु से बोलते हैं। तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री छोटी री बड़ी री, ह्रस्व री दीर्घ री, उसके बाद ट वर्ग और र मतलब यह र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा। ऋतु लसा नाम दंता यानी कि लरी, ऐसे हिंदी में तो नहीं होता है लिरी, यानी कि ल समझ लें ल, और तु मतलब त वर्ग मतलब त थ द ध न का उच्चारण स्थान दांत है, दंत। उसके बाद उपु पद्मनिया नाम मतलब प वर्ग समझ लें आप, प वर्ग मतलब प फ ब भ म जो है इनका उच्चारण स्थान होस्ट है, प होस्ट, होस्ट ओठ हमारे ओष्ठौ, दोनों ओष्ठ हैं, दोनों ओष्ठ होस्ट हैं या दोनों होठ हैं, तो ओष्ठौ है प फ ब भ म। या माड़ा ना मतलब यह जो पांचवा वर्ण होता है हर वर्ग का, या सॉरी अड़ा अंग, या अड़ा भी घड़ी वाला अड़ा, और उसके बाद आपका अड़ तथा ना, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, नाक से होते हैं ये। ए दैतो का मतलब क्या हो गया भाई, ए और ए इन दोनों का उच्चारण स्थान ए दैतो क्या है, दांत है, ए। ओ दौतो का मतलब क्या हो गया, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और होस्ट है, ओ तो इन दोनों का। और वाकारस्य दंतोष्टम का मतलब हो गया कि वह जो साउंड है वह रवि, तो वह का जो उच्चारण स्थान है ये दंत भी है और होस्ट होठ मतलब ओठ, दोनों के मिलन से इसका उच्चारण होता है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। अब यहाँ पे आते हैं भाई कि ये हम क्यों पढ़ें, ये संस्कृत के सूत्र क्यों याद करें, क्योंकि भाई एक बार याद कर ले, याद जिंदगी भर याद रहेगा, बाल बच्चों को भी तू याद करवा दोगे। चले तो संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान को बताने के लिए कुछ सूत्र दिए गए जिसके मैं चर्चा कर लिया, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, होस्ट ओष्ठ है या होठ है आदि। अब बात करते हैं पहले सूत्र की, अकुह विसर्जनीय नाम, जिसको मैंने बता दिया कि आपका अ है, आ है, क वर्ग है, क ख ग घ अंग, ह विसर्ग का उच्चारण स्थान
का उच्चारण स्थान जो होता है ये आपका होता है कंठ होता है। एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी ये थी कि भाई यहाँ पे, हाँ ये विसर्ग है, विसर्ग वाला सा है, दंत सा की बात नहीं, दंत सब दांत से होंगे। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है, उच्चारण स्थान कंठ है, ये आप जान चुके हो। अब समझ लेते हैं एक बार, एक और सूत्र है इचु यशा नाम। इचु का मतलब ई और ई, च व च छ ज झ य, साथ में य और तालव्य स, य और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है, तालु है। उसके बाद ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा का मतलब हो गया री है, ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण र, और ये मूर्धन्य श जो होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके बाद है ऋतु लसानाम दंता, लिरी मतलब लिरी है, त है, ल है, आप ल समझ ले, ल और स का उच्चारण स्थान त वर्ग हो गया, त थ द ध न का उच्चारण स्थान दांत होते हैं, दंत। उसके बाद आते हैं उपपधमनिया नाम होष्ठौ का मतलब हो गया उ उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, होठ होते हैं हमारे, ये हो गया। उसके बाद आता है नासिका, अनुनासिक वर्ण जिनको कहते हैं, जिनके उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है, तो ये है हर वर्ग का, क से लेकर, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, नहीं प का नहीं आता है, त वर्ग तक के सारे जो, हाँ म भी है, ही म भी है, ये याद रखेंगे। तो ये सारे जो पंचम वर्ण है किसी वर्ग के, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, नाक है। नासिका मतलब नासिक नहीं पहुंच जाना है, नासिका है तो नाक है, यही हमारा नासिक है। कंठ और तालु, ए और ऐ, ये दो हमारे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, दोनों को कंठ तालु कहा गया। कंठ और तालु दोनों हैं, याद रखेंगे। ये भुलवा के तो नहीं पूछा जाएगा भाई आप बोलते कैसे हैं, हाँ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसको ध्यान में रखना है। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ का कंठोष्ट, कंठ और होष्ट है। दंतोष्ट होता है भाई वकरस्य, वह जो वर्ण है वह के उच्चारण में दांत और होष्ट दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको दंतोष्ट, इसका उच्चारण स्थान क्या कहा जाएगा, दंतोष्ट। वाकरस्य दंतोष्टम, दंतोष्टम। जिह्वा मूल, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो जिह्वा के मूल से होते हैं, क ख, जब वे जिह्वा के मूल से उच्चारित होते हैं तो इनको जिह्वा मूल कहा जाता है, और इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि जिह्वा मूल वर्ण कौन है तो आप आंसर दे दोगे। उसके बाद अनुस्वार जो होता है, ऊपर जो बिंदु होता है अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान नासिका यानी कि हमारी नाक होती है। फिर है विशेष वर्ण जिह्वा मूलीय जिनको कहा जाता है, जिह्वा के मूल से उच्चारित विशेष वर्ण, उपध्वनीय ओष्ठ से उच्चारित वर्ण और अध विसर्ग जैसा ध्वनि करने वाले को कहा जाता है, ये विशेष वर्ण कहलाते हैं। छोड़ दें इसको। उच्चारण की विशेषता, और देखो संस्कृत हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, हर जगह उच्चारण की विशेषता तो है। आप अगर किसी वर्ण का, किसी वर्ड का उच्चारण गलत कर दोगे तो नहीं, जैसे है अंश बनाम अंश, अब इसके उच्चारण में अगर दिक्कत आ गई, सामने वाला सुन रहा है, आप बोल रहे हो अंश और आपके उच्चारण से अंश निकल रहा है, तो इसका मतलब तो शायद देखेंगे कंधा होता है और इसका मतलब हमारा अंश, हमारा हिस्सा दे दो भाई, तो ये हिस्सा होता है। तो इसलिए उच्चारण का महात्म्य हमेशा है। संस्कृत में हर वर्ण का उच्चारण स्पष्ट उच्चारण होता है, कोई भी वर्ण मुक नहीं। हाँ याद रखेंगे कि हिंदी संस्कृत में कोई वर्ण मुक नहीं होता है। स्वरों की लंबाई, इसमें दो तरह के आपके स्वर गाते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर में ये है और दीर्घ स्वर में आपके ये आ जाते हैं। लघु में 4 हैं, अ ई उ री, और दीर्घ में आ ई उ री ए ऐ ओ, और ये दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। 2 बचते हैं इसमें, अनुस्वार और विसर्ग, जिसको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है।
अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है अयोग वाह। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये ना तो व्यंजन में आते हैं ना स्वर में आते हैं, ये अयोग है, फिर भी वाह किए जाते हैं, ढोए जाते हैं वर्णों के साथ, अयोग वाह हो गए। तो चले, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ हिंदी संस्कृत मिला के इंग्लिश मिला के मैं बताऊंगा, जहाँ हर पेपर, हर लिटरेचर पेपर की आपको परेशानियों से मैं दूर कर दूंगा। तो मिलते हैं हमें ऐसे ही नेक्स्ट वर्ण विचार टॉपिक को लेकर, जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या है, भाषा को जानेंगे कितने तरह की होती है, और उसके पहले हम वर्ण की, भाई वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, लेटर क्या है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सबको मिला के जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।